नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहाँ पर मुंडका में हुई भीषण आगजनी की घटना दिल्ली सरकार के फायर विभाग की नाकामियों का जीता जागता उदाहरण है। फायर विभाग के पास पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत देर से शुरू नहीं हो पाया और शुरू होने के बाद भी आग बुझाने पर काफी देर बाद काबू पाया गया, जिससे निर्दोष लोगों की जानें चली गई। आदेश गुप्ता बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की घटना दिल्ली में बार बार होती है, लेकिन अफसोस है कि इन घटनाओं से केजरीवाल की सरकार कोई सबक नहीं लेती। आज दिल्ली सरकार का फायर विभाग पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। वो पैसे लेकर बिना किसी जांच के फायर का एनओसी देते हैं। उन्हें किसी के जान की परवाह नहीं है। उन्होंने दिल्ली सरकार को आगाह करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से अग्निकांड ये हुआ, उसमें अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि फायर विभाग उनके अंडर है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि फायर विभाग बीजेपी के अंडर है। आखिर इसकी जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं मुंडका अग्निकांड को लेकर लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अग्नि विभाग जो है यानी कि फायर विभाग जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में है और दिल्ली सरकार कह रही है कि ये भाजपा के अंडर में है, क्योंकि केंद्र के अंडर में भी पुलिस विभाग है तो ये उन्हीं के अंडर में आता है। मगर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप से कहीं ना कहीं जनता परेशान है। मगर यहाँ पर ये जिस तरीके से लगातार इस अग्निकांड के अंदर लगभग अभी तक लगभग 30 लोगों की जान जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं और जो अभी भी लगभग 27 से 28 लोग जो है वो अभी भी लापता है। मगर इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति जरूर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से फायर विभाग के ऊपर भाजपा के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने सिस्टम के हिसाब से ही फायर विभाग जो है अभी तक चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी थी और उस पर लगभग कह सकते हैं 4:30 बजे के करीब आग लगी थी, 4:45 बजे के करीब कह सकते हैं फायर विभाग को सूचना दी गई और उसके बाद में लगभग 11 बजे तक फायर विभाग जो है वो मशक्कत करता रहा। तो इतना लंबा समय क्यों लगा आग पर काबू पाने के लिए? सबसे बड़ा सवाल था आदेश गुप्ता का एक ये। दूसरा नंबर था कि जो कह सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन था वो कहीं ना कहीं काफी देरी से शुरू किया गया और काफी हद तक ये कह सकते हैं कि लेट भी चलता रहा। मगर इस तरीके की जो नाकामियां थी वो फायर विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं देखने को मिली और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार को भी इसी को लेकर घेरने की कोशिश की गई, क्योंकि फायर विभाग जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन बताया गया, मगर दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, दिल्ली पुलिस के अधीन आता है। और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार भी इसमें अपना योगदान देती है, केंद्र सरकार का भी अपना योगदान होता है। मगर यहाँ पर बात करें फायर सिस्टम की, तो फायर सिस्टम वाकई में ही बहुत पुराने तरीके से चल रहा है, जो पुराने जमाने में चला करता था। मगर यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और जिस तरीके से एनओसी की बात की जा रही है कि एनओसी जो है फायर विभाग जो है वो रिश्वत लेकर एनओसी दे देता है और कहीं ना कहीं इस तरीके की एनओसी जो है वो लगभग दिल्ली के लगभग सभी फैक्ट्री मालिकों के पास है। मगर यहाँ पर जब आग लग जाती है और इस तरीके की घटनाएं होती है, बाद में कहा जाता है कि एनओसी नहीं थी, फायर का इंतजाम नहीं था, फायर सिस्टम की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि अब जब जिस तरीके से आदेश गुप्ता ने कहा कि 48 घंटे के अंदर निगम की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 48 घंटे के अंदर आ जाएगी। ये जो इमारत है वो किस तरीके से बनाई गई थी और यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिल पा रही है कि ये रेड डोरे के अंदर थी ये बिल्डिंग, यानी कि ये सीधे सीधे कहें तो ये कहीं ना कहीं निगम की मिली भगत के द्वारा ही इस बिल्डिंग को बनाया गया था, फैक्ट्री बनाई गई थी और जिसके अंदर जो फायर के इंतजाम नहीं थे और जो निकासी का या फिर कहें एंट्री का जो गेट था वो सिर्फ एक ही था। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भाई एक गेट क्यों बनाया गया था, क्योंकि और भी गेट रास्ते होने चाहिए थे इसके अंदर। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार इस अग्निकांड के अंदर लोगों की मौत हुई है उससे तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी गिरती हुई नजर आ रही है और दिल्ली सरकार भी। और जब लगभग कहते हैं फायर विभाग की राजीव, बात करें आखिर ये तो जो जो फायर सूत्र के विभाग है ये आता किसके तहत है? क्योंकि यही इस समय सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। एनओसी देने का काम फायर विभाग का होता है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ पाया है कि ये फायर विभाग दिल्ली में दिल्ली पुलिस के अंडर आता है, केंद्र सरकार के अंडर आता है या फिर दिल्ली सरकार के अंदर।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें फायर विभाग की, तो फायर विभाग जो है वो दिल्ली पुलिस के अंडर में आता है, ना कि दिल्ली सरकार के अंडर में, और दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि जो फायर सिस्टम की जो गाड़ियाँ हैं, वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर कहीं न कहीं जो जैसे थे गुत्थी थी वो सुलझती नज़र नहीं आ रही है। यहाँ तक कि जिस तरीके से आदेश गुप्ता ने कहा कि पुराने ज़माने के जो सिस्टम है उनको यूज़ किया जा रहा है, फायर जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो फायर कर्मचारियों के पास जो गाड़ियाँ हैं, वो भी कहीं न कहीं पुराने तरीके से काम करती हैं। मगर इस तरीके से कहीं न कहीं दिल्ली सरकार भी घिरती नज़र आई, और दिल्ली सरकार ने सीधे-सीधे कहीं न कहीं फायर विभाग के जो अधिकारी हैं, यानी कि जो दिल्ली पुलिस के अधीन आते हैं, उनको ऊपर आरोप लगाया गया है। इस तरीके की जो कार्रवाई की थी, वो देरी से शुरू हुई। जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। जाँच भी अभी तक दिल्ली पुलिस के ही आधार पर की जाएगी, मगर दिल्ली पुलिस जो है वो अभी तक केंद्र सरकार के हाथ में है। तो सीधे-सीधे कहें तो कहीं न कहीं एक-दूसरे के ऊपर आरोप ज़रूर लगाए जा रहे हैं, मगर दोनों को ही कमियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि दोनों की तरफ से ही बात करें, क्योंकि निगम जो है वो भाजपा के अंदर में है, और निगम के द्वारा यानी कि रेड डोरे के अंदर जाकर प्रॉपर्टी आती है तो उसको बनाने की अनुमति किस तरीके से दी गई? यानी कि सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि रिश्वत लेकर ही इस तरीके की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो उनको बनाने की अनुमति दी गई होगी। और फायर के इंतजाम की बात करें, जिस तरीके से एनओसी के लिए बात की गई, वो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के अधीन आता है, तो उसके अंदर भी कहीं न कहीं लापरवाही की गई है। मगर इस फैक्ट्री का जो लाइसेंस है, वो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा पास किया गया था, तो दिल्ली सरकार की भी ज़िम्मेवारी बनती है इसके अंदर। मगर जिन लोगों की जानें गई हैं, उसके लिए कहीं न कहीं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और फैक्ट्री मालिक तीनों ही ज़िम्मेवार है। मगर यहाँ पर बात करें फैक्ट्री मालिक की, तो फैक्ट्री मालिक ने कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं किया हुआ था फैक्ट्री के अंदर कि अगर कोई हादसा होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। और मगर जब बात करें, जब ग्राउंड लेवल पे यानी फर्स्ट फ्लोर पर जब आग लगी थी, तो काफ़ी लोग जो थे वो ग्राउंड लेवल पर भी थे, मगर ग्राउंड लेवल के लोगों ने बाहर निकलना ही अपने आप को बचाने की कोशिश करी, ना कि जो ऊपर फँसे लोग हैं उनको निकालने की नहीं कोशिश की गई। जी। हुँ। ठीक है राजीव, फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम जानकारी मिल पा रही है एनओसी को लेकर जो विवाद इस समय दिल्ली में उत्पन्न है, उसमें ये समझ पाना मुश्किल हो चला है कि आखिर इसमें सबसे बड़ा ज़िम्मेदार किसे ठहराया जाए? अभी फिलहाल जो जाँच का टीम बनाई गई है, उसकी क्या कुछ रिपोर्ट है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से फायर विभाग किसके हाथ में आता है, अब ये कोई उलझन बनती हुई नज़र आ रही है। बार-बार एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मगर सीधे-सीधे कहीं न कहीं फायर जो कर्मचारी हैं, वो दिल्ली पुलिस के अधीन आते हैं, और दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के पास है। मगर सीधे-सीधे यहाँ पर कहीं न कहीं उलझनें जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मगर यहाँ पर ज़िम्मेवार की बात करी जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब निगम के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, और कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 48 घंटे के अंदर बिल्कुल पेश की जाएगी, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया आदेश गुप्ता के द्वारा कि 48 घंटे के अंदर इसके अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि कमियां किसके तरफ से थी और जिम्मेवार कौन है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये दोनों ही तरफों से कहा जा रहा है, कि भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है, दिल्ली की सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर कार्रवाई किन के ऊपर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिम्मेवार जो है वो निगम की तरफ से भी है, फायर विभाग की तरफ से भी है, दिल्ली सरकार की तरफ से भी है, क्योंकि इस तरीके की जो फैक्ट्रियां हैं लगभग दिल्ली के हर इलाके के अंदर है। तो कहीं न कहीं सीधे-सीधे कहें तो दिल्ली सरकार के ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर जितनी भी इस तरीके की फैक्ट्रियां हैं, उनके लाइसेंस दोबारा से चेक किए जाए, फायर की जो एनओसी है वो चेक की जाए। मगर अभी तक कहीं न कहीं यही देखने को मिलता है कि सिर्फ एक कोई हादसा होता है तो थोड़ी देर के लिए ज़रूर एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है, मगर जब मामला ठंडा हो जाता है तो उसके बाद इसी तरीके की फैक्ट्रियां पूरी दिल्ली के अंदर सुचारू रूप से चलती रहती हैं। जी। हुँ। ठीक है, फिलहाल जिस तरीके से जाँच टीम इसमें बनाई गई है, उस जाँच टीम की क्या कुछ रिपोर्ट है राजीव? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जाँच कमेटी की, क्या रिपोर्ट अभी तक आने वाली है, ये 48 घंटे के अंदर इससे स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कल 5 बजे जब आदेश गुप्ता जो थे, वो कहीं न कहीं मुड़का इलाके के अंदर पहुँचे थे, और यहाँ तक कि ये देखा गया था कि फायर के इंतजाम थे या नहीं थे, एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए। मगर उसके बाद जब 48 घंटे पूरे होंगे, तो रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा, ये ज़रूर देखना होगा। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रेड जो डोरे के अंदर अगर इमारत बनी हुई है, तो उसके ऊपर तो कहीं न कहीं निगम की कार्रवाई होती है, और निगम क्या अपने ऊपर कार्रवाई करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर आदेश गुप्ता ने सीधे-सीधे कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। दिल्ली सरकार ने कहीं न कहीं जुर्माना कह सकते हैं, ये कह सकते हैं राहत घोषणा कर दी, और उसके बाद में जाँच कमेटी बना दी। मगर जाँच कमेटी कहीं न कहीं क्या रिपोर्ट पेश करेगी, ये देखना होगा। फायर की बात करें, यानी कि एनओसी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि एनओसी नहीं थी, मगर कहीं न कहीं इसके अंदर रिश्वत की या फिर कहें कि लीपापोती की ज़रूर बात की समझ में आती है, नज़र आ रही है। और यहाँ तक कि जो आम जनता या फिर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी कहा कि कहीं न कहीं इसके अंदर इस तरीके की फैक्ट्री जो पूरी दिल्ली के अंदर चल रही है, और इसके लिए सरकारें ज़िम्मेवार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो। जी। हुँ। फिलहाल जो
संख्या थी मृतकों की, वो क्या अभी 28 ही है? क्योंकि वो बढ़ना नहीं चाहिए, यही हम हमारी भी अपील है, हमारी भी उम्मीद यही है कि संख्या ना बढ़े। लेकिन फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। अभी तक ये बताएँ कि इस मोडका इलाके के अंदर जिस तरीके से फायर के इंतज़ाम नहीं थे इस बिल्डिंग के अंदर और लगातार मरने वालों की संख्या की बात करें तो लगभग अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 27 से 28 जो हैं वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यानी जो जो व्यक्ति अभी तक लापता है, शायद अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि उस दूसरी फ्लोर के ऊपर या फिर पहले फ्लोर के ऊपर अभी भी हो सकते हैं। तो उनको ढूँढने के लिए फायर विभाग जो है, दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करती नज़र आ रही है। मगर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग लापता हैं क्योंकि अभी तक 28 लोगों की जानकारी मिल पा रही है कि हुँ। लापता हैं। हर व्यक्ति जो है वो अस्पताल के बाहर बैठा हुआ है अपने अपने परिजनों की या फिर कहें अपने बच्चों की फोटो लेकर कि उनका बेटा काम करता था या उनकी बेटी काम करती थी और अभी तक वो जिस दिन से यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर गए हैं जब से हादसा हुआ है वो लापता है। उसकी जानकारी ना तो अस्पताल वालों के पास है ना ही पुलिस के पास है। सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी किया गया है मगर उस हेल्पलाइन नंबर से भी कोई जनता को राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कानपुर से है, जहां पर कमिश्नरेट लागू होने के बाद से ही लगातार कानपुर में पुलिसिंग को बेहतर करने का प्रयास पुलिस कमिश्नर द्वारा लगातार जारी है। अभी तक कानपुर में कमिश्नरेट को लगभग 1 साल हो चुके हैं। साथ ही साथ जहां पर पुलिस ने अपराधों पर लगाम लगाने का प्रयास किया, वहीं दूसरी तरफ एक नई पहल करते हुए पुलिस कमिश्नरेट विजय सिंह मीणा ने बैठक कर सभी थानों को आधुनिक सीसीटीवी से लैस कराने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि जिले में हाल ही में आशा ज्योति केंद्र में सुदामा नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से पुलिस की काफी किरकिरी होने लगी थी और साथ ही आए दिन थानों में महिलाओं को बैठाकर या पुलिस द्वारा मनमानी करने के आरोप भी लगते रहे हैं, जिस पर विराम लगाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट विजय सिंह मीणा ने बैठक कर सभी थानों को आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से लैस करने के आदेश दिए। तो बता दें कि कानपुर में कमिश्नरेट लागू होने के बाद लगातार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के तहत एक और जो फैसला है, जो आदेश है, वो पुलिस कमिश्नरेट विजय सिंह मीणा ने दिया। उन्होंने बैठक कर सभी थानों को आधुनिक करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी जो थाने हैं वो आधुनिक सीसीटीवी से लैस होने चाहिए और ये भी आपको बता दें कि हाल ही की ये घटना है जब आशा ज्योति केंद्र में सुदामा नाम की एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और ये पहली कोई घटना नहीं थी। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं जब महिलाएं जो हैं वो थाने में पहुंचकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है या इस तरीके की बातें सामने आती है और इसी वजह से अब विजय सिंह मीणा ने यह फैसला लिया है, पुलिस कमिश्नरेट ने यह फैसला लिया है कि अब तमाम जो थाने हैं वो सीसीटीवी से लैस होंगे और अगर किसी तरीके से कोई भी संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरीके से थानों में आत्महत्या या फिर अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हो रही है उससे काफ़ी परेशान पुलिस कमिश्नरेट है और इसी वजह से उन्होंने अब ये फैसला लिया है कि जितने भी थाने कानपुर के हैं सभी को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा। सीसीटीवी सभी थानों में लगाए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अनहोनी घटना ना हो और अगर कोई इस तरीके की गतिविधि होती है तो उस पर समय रहते काबू पाया जा सके। इस तरीके की बातें कमिश्नरेट ने कही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से संवाददाता अनुज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, फिलहाल जिस तरीके से अब कमिश्नरेट ने अब ये फैसला लिया है कि थानों को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा, ये एक बहुत बेहतर कदम है आगे, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं होती रही है उनसे बचने के लिए।
जी, बिल्कुल मुस्कान, जैसा आप कह रही हैं कि आगे हो रही जो घटना है, जो पीछे जो घटनाएँ हो रही हैं, उस पर एक लगाम लगाने का प्रयास किया गया है कानपुर कमिश्नरेट के द्वारा। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि लगभग 2021 मार्च के महीने के 2021 में कानपुर में के अंदर कमिश्नरेट लागू करी गई थी। और आपको जानकारी बता दूँ कि कानपुर के अंदर लगभग 45 थाने हैं, जिसमें कि महिला थाना इंक्लूड नहीं है, महिला थाना इसमें शामिल नहीं है। महिला थाने को छोड़ कर के 45 थाने हैं। लेकिन जैसे ही कमिश्नरेट लागू करी गई, उस कमिश्नरेट के लागू होने के बाद लगभग 34 थाने जो हैं वो कमिश्नरेट में रखे गए, जबकि 11 थाने हैं वो आउटर के हिस्से में रखे गए, यानी ग्रामीण हिस्से में रखा गया। कानपुर को 4 जोन में बांटा गया, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और ग्रामीण। ग्रामीण जो जोन रहा वो उसके लिए एक अलग से कप्तान बनाया गया और उस कप्तान के पद पर एक आईएएस क्षमा चाहूंगा आईपीएस अधिकारी को ही बिठाला गया, जो कि आईपीएस जो अधिकारी होगा वो अधिकारी जो ग्रामीण क्षेत्र का होगा वो सीधे आईजी को रिपोर्ट करेगा, जबकि कमिश्नरेट जो होंगे जिनके अंतर्गत 34 थाने हैं वो सीधे डीजीपी को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं एक अनुमान लगाया जा रहा था कि कानपुर के अंदर कमिश्नरेट लागू होने के बाद काफी सुधार देखने को मिलेंगे। कानपुर के अंदर कमिश्नरेट लागू हुए लगभग 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। आपको बता दूं कि जब कमिश्नरेट लागू हुई थी तो एक चीज और भी मानी जा रही थी, क्योंकि भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जिला अधिकारी के पास पुलिस नियंत्रण का अधिकार रहता है। लेकिन जैसे ही कमिश्नरेट लागू हो जाती है तो वहां पर आईपीएस अधिकारी बैठ जाता है और उस आईपीएस अधिकारी के पास सीधे तौर पे एक जुडिशली पावर आ जाती है और सीआरपीसी के तहत माना जाता है कि ये अधिकार जो होते हैं कमिश्नरी पद को एक मजबूती प्रदान करते हैं। क्योंकि कभी क्या होता क्या था, जब तक कमिश्नरेट कानपुर के अंदर नहीं लागू थी तो कुछ भी ऐसी परिस्थितियां अगर आती थी तो उस पर जुडिशली पावर उनके पास ना हो पाने के कारण वो इंतजार करते थे डीएम के आदेशों का। लेकिन जब से कमिश्नरेट लागू हो गई तो सीधे सीधे उस कमिश्नर के पास जुडिशली पावर आ गई और उस परिस्थितियों से निपटने के लिए उनके पास सीधे से अधिकार सुरक्षित हो गए। लेकिन जैसे कमिश्नरेट लागू हुई तो थानों के ऊपर एक नियंत्रण, क्योंकि देखिए बात आती थी पुलिस की प्रताड़ना की, लोग कभी सीधे सीधे आरोप लगाते थे कि घर से महिलाओं को उठा लिया जाता है, देर रात तक थाने पे बिठाला जाता था और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती थी। ऐसे में सीधे जो आरोप लगते थे, अभी हाल फिलहाल एक कानपुर के अंदर एक बड़ा मुद्दा हुआ था कि नारी सुरक्षा केंद्र जो केंद्र था पुलिस के अंतर्गत रहता है वो केंद्र, उसके अंतर्गत सुदामा नाम की एक महिला ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और आत्महत्या में सफल हुई और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस कारण से पुलिस की काफी किरकिरी हुई और सीधे सीधे इसको देखते हुए जो द्वितीय जो कानपुर कमिश्नरेट अभी आए हुए हैं विजय सिंह मीणा जी, इससे पहले असीम अरुण जी थे, उन्होंने एक अच्छा कार्यकाल कानपुर के अंदर कमिश्नरेट का निर्वहन किया। उसके बाद जो द्वितीय है इस समय विजय सिंह मीणा जी हैं, वो उन्होंने जब इस चीज को स्थिति को देखा तो कानपुर के अंदर जो 34 थाने हैं उन सभी 34 थानों को आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से लैस करने का एक आदेश जारी किया है और लगभग आज की डेट से उस कैमरों को लगाना भी शुरू कर दिया गया। लेकिन यूं तो 34 थाने हैं, लेकिन मुस्कान एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि कानपुर के अंदर वो टॉप 10 थाने जो बहुत ही ज्यादा चर्चित है और जिनका क्षेत्रफल भी बड़ा है और जहां पर जो क्या नाम है, ये कहा जा सकता है कि अपराध की संख्या ज्यादा हो जाती है, ग्राफ बढ़ जाता है। ऐसे में उन थानों को चिन्हित करके सबसे पहले वहां पर कैमरे लगाए जा रहे हैं और ये सारे कैमरे कानपुर कमिश्नर कार्यालय से सीधे जुड़े होंगे। यानी कि अगर दूसरे भाषा में अगर हम इस बात को कहें तो विजय सिंह मीणा यानी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट स्वयं इस बात का देख रेख कर सकते हैं अपने ऑफिस से बैठकर, अपने कार्यालय से बैठ करके कि किस थाने पर क्या कार्रवाई चल रही है, क्या कार्यशैली है। और ये जो कैमरे हैं, आपको बता दूं कि जो जुडिशियल पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर, उन्होंने इस बात को कहा कि प्रदेश का पहला एक ऐसा जिला है जहां पर थानों को आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है। और ये सीसीटीवी कैमरे सिर्फ सीसीटीवी कैमरे नहीं है, ये आधुनिक है, जैसे इन शब्दों में जुड़ा हुआ है। इनमें क्या कहते हैं कि ऑडियो भी रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि अगर कोई फरियादी थाने के अंदर आता है तो पुलिस विभाग के लोग उससे कैसे बर्ताव करते हैं और उसके साथ बर्ताव के साथ साथ उस संबंधित मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि पुलिस कमिश्नरेट का एक अच्छा पहल कानपुर के अंदर शुरुआत हो चुकी है। मुस्कान, ठीक है। और क्या लगता है अनुज, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं, अभी हमने उत्तर प्रदेश में कानपुर से निकल कर तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी हमने एक घटना देखी थी जिसमें एक जो नाबालिग बच्ची थी उसका थाने में ही रेप हुआ था। इस तरीके की घटनाएं हो रही है, क्या इस तरीके के फैसलों से इन घटनाओं पर रोक लगेगी, लगाम लगेगी? जी मुस्कान, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए पुलिस हमेशा विवादों का एक घेरा बनी रहती है, पुलिस हमेशा विवादों का चर्चा बनी रहती है। जनता
ये पुलिस का ये मानना है कि हम एक बेहतर पुलिसिंग करके जनता को एक सुरक्षा की भावना दे सकें और जनता के बीच में एक मित्र भाव पैदा कर सके कि हम आपके लिए हैं, हम पुलिस मित्र है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस उसमें विफल हो जाती है और इस तरह के जो मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह की जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं, ये सीधा साधा जागता उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो पुलिस कमिश्नरेट के अंदर ये जो कैमरा लगाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ये आधुनिक कैमरे हैं, पुलिस कमिश्नर खुद इनकी निगरानी कर सकते हैं और इनके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति वहां पर पुलिस थाने के अंदर मौजूद है तो वहां पर वो सारी चीजें वो वहां पर सुनाई भी दी जा सकती हैं और दिखाई भी दी जा सकती हैं। और ये जो कैमरे होंगे वो केवल एक, आपको बता दूं कि खाली जो एक दीवानी होती है पुलिस के अंदर, जहां पर लिखा पढ़ी का कार्य होता है, केवल वहां पर ही ये कैमरे नहीं लगाए जाएंगे, अभी तो ये कैमरे पूरे पुलिस थाने के कार्यालय में ही लगाए जाएंगे, चाहे वो बैठका का कार्यालय हो या थाना अध्यक्ष का कार्यालय हो। ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से कानपुर में ये तमाम चीज़ें हो रही है, अब सीसीटीवी से लेस कानपुर के थाने होंगे, जिसके बाद तमाम जो घटनाएं हैं उन पर लगाम लग सकेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि बिजली की मांग में भारी वृद्धि होने के बावजूद पीएसपीसीएल राज्य में उपभोक्ताओं के सभी वर्गों को निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्च महीने से तापमान तेजी से बढ़ने के कारण बिजली की मांग में भारी वृद्धि देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 के दौरान पीएसपीसीएल ने 10,000 मेगावाट की पीक बिजली मांग को पूरा किया है, जो कि अप्रैल 2021 की अपेक्षा 46% अधिक थी। मई 2022 में बिजली की ये असाधारण मांग निरंतर जारी है और पीएसपीसीएल द्वारा 10,900 मेगावाट की पीक मांग पूरी हो गई है, जो कि 2021 की अपेक्षा 60% से अधिक है। मंत्री ने कहा कि इसके बावजूद उपभोक्ताओं को किसी भी श्रेणी पर कोई बिजली कट नहीं लगाया जा रहा है और खेती में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरों को भी निर्धारित समय के अनुसार आपूर्ति दी जा रही है। तो बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ का कहना है कि जो बिजली है वो उसकी आपूर्ति पूरी की जा रही है, किसी भी तरीके से बिजली की जो कटौती जो है वो नहीं की जा रही है और सभी वर्गों को निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहा है बिजली विभाग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से हरभजन सिंह ने कहा, बिजली मंत्री ने यह साफ कहा कि बिजली आपूर्ति निर्बाध पूरी की जा रही है, क्या वाकई इस कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है पंजाब में? जी बिल्कुल, देखिए इस बार अगर हम बात करें तो बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा नजर आई है। अगर हम बात करें इस बार की, अगर हम कहें कि गर्मी बहुत पहले पड़ती नजर आई, अप्रैल और मई की हम बात करें तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मियां पड़ती है। बात करें कि पिछले 50 साल के सारे गर्मियों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जिसके बाद जो बिजली की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि हमको जानकारी मिली है कि अप्रैल के महीने में अगर बात करें तो लगभग 40 से 50 ज्यादा बिजली का डिमांड आई है। मतलब कि लगभग 10,000 मेगावाट की डिमांड इस बार सामने आई थी और स्टार्टिंग में ही 10,600 के करीब की डिमांड आ चुकी है। तो ये आंकड़ा अगर हम देखें बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी हम पीक सीजन में नहीं पहुंचे। जी अभी भी लिटरली हम अभी पीक सीजन के पास नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हम बात करें मई में जैसे अब आंकड़ा 10,900 के आसपास पहुंच चुका है और ये डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें पीक सीजन जून जुलाई में आएगा, जब मेन बिजाई के लिए बिजाइयां शुरू हो जाएंगी, मोटर्स चलेंगी, तो असली पीक सीजन जून जुलाई का, तो उसके लिए कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर अब तक सामने आ रहा है। जैसे कि हमें जानकारी मिल पा रही है कि इस बार पीक सीजन के लिए डिमांड 16 से 18,000 मेगावाट की रहने वाली है और अब तक अगर हम सप्लाई और प्रोडक्शन के हिसाब से करें तो पंजाब खुद करीब 7,000 के करीब प्रोड्यूस करता है और उसके बाकी के सब कुछ को इम्पोर्ट के या फिर मार्केट बाहर से बुलाया जाता है। और इस बार अगर हम कहें कि औसत जो बाहर से इम्पोर्ट की जाती थी तो लगभग 7 से 8 मेगावाट थी, तो जो सप्लाई आती थी वो 15,000 मेगावाट की आती थी। पर इस बार जो डिमांड है वो लगभग 16 से 18,000 मेगावाट पे जाने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा वेरिएशन देखने वाला था। तो इसको लेकर लोगों के मन में चिंता थी कि क्या इस बार हमें बड़े पावर कट का सामना करना पड़ेगा, क्या किसानों को पर्याप्त बिजली मिल पाएगी, क्योंकि
अगर उन्होंने फसल बीजनी के बाद मोटर चलानी है तो उसके लिए पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की जरूरत है। पानी तभी आएगा जब बिजली आएगी। तो ये बड़े सवाल थे, किसानों की मुलाकात हो चुकी है, लोगों के मन में अब चिंता है कि क्या उन्हें, क्योंकि किसानों को तो आश्वासन मिल गया कि उनके लिए बिजली आती रहेगी, पर क्या आम जनता को बिजली से मिल है? क्योंकि अब हल्के-हल्के छोटे-छोटे कट लगने शुरू हो चुके हैं, जिसमें लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जी। अभी पीक सीजन नहीं आया है, पर कट्स लगने शुरू हो चुके हैं 2-3 घंटे के। जी। हुँ, बिल्कुल। और पीक सीज़न अभी गर्मी का नहीं आया है और बावजूद इसके हम देख सकते हैं कि मौसम कितना गर्म हो चला है, लू चलने लगी है और ये समय ऐसा है अमित, जिसमें ये कहा जा सकता है कि हमने देखा पहले भी जब ज़्यादा गर्मी होती है तो लोगों की मृत्यु होना शुरू हो जाता है, इस तरीके की दुर्घटनाएँ भी शुरू होनी हो जाती है। अगर बिजली कट इसी तरीके से लगते रहे तो गर्मी से बचने के लिए कोई उपाय जनता के पास नहीं है। देखिए बेसिकली सीधी बात आपकी है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो लोगों के पास उपाय ही नहीं बचते हैं। सीधे तौर पे एक ही उपाय अब लोगों के पास है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं पंखों के, एसीज़ के, तो ये सब चीज़ें जो हमारी लाइफ में फिक्स है। पर हुँ, अगर बिजली नहीं आएगी तो आप इन्वर्टर या जनरेटर ज़्यादा देर नहीं चला सकते हैं, कि जनरेटर भी हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, इन्वर्टर भी हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अब से जो अमीर तबके है उनके पास ये चीज़ है। हाँ, इन्वर्टर हम कह सकते हैं घर-घर पहुँच चुके हैं, पर सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अगर लंबे पावर कट लगे, कि जिस हिसाब से गैप दिख रहा है, तो पावर कट्स अगर तो आपूर्ति समय पे नहीं होती है, तो जैसे कि विरोधी कहते नजर आ रहे हैं कि 7 से 8-8 घंटे के पावर कट्स लगेंगे, वो भी दिन में। और दिन में सबसे ज्यादा जब एसी की जरूरत पड़ती है, रात को फिर भी अगर हम कहेंगे जब अंधेरा होता है तो मैनेज कर लेते हैं लोग, पंखे के अंदर कूलर है किसी तरीके से। पर दिन में अगर पावर कट्स लगेंगे तो लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और इस टाइम समय ऐसा चल रहा है कि लू बहुत ज़्यादा चरम पे है, और लू से जो मार खा रहा है तो उसकी हेल्थ बहुत जल्दी बिगड़ सकती है, और कई और रीज़न्स भी सामने आ जाते हैं लू के चलते, कि जैसे सेहत बिगड़ गई, बुखार हो गया, कई अलग-अलग कारण है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिजली एटलीस्ट प्रॉपर सप्लाई में रहे, और इसमें कई फैक्टर्स को लीड किया जा रहा है। कोयले की शॉर्टेज की बात सामने आ रही है बार-बार कि कोयला इस बार कम है, और ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब में इश्यू है, ये इश्यू पूरे के पूरे भारत में लेके बोल रहे हैं कि कोयले की शॉर्टेज है। तो इसको लेकर पंजाब सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि अनइंटरप्टेड कोयले की सप्लाई रहे और अनइंटरप्टेड उससे बिजली की सप्लाई रहे, पर कदम काफ़ी मुश्किल है और उसके लिए कोशिश में पंजाब सरकार लगी हुई है। जी। हुँ। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। बुलेटिन में फ़िलहाल वक़्त एक छोटे से ब्रेक का है, फ़ौरन हाज़िर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की 4 मई को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो सभा थी उसको लेकर सियासी माहौल गर्म होता दिख रहा है। इसके लिए तीसरा टीजर जारी किया गया है। इसमें सीएम उद्धव ठाकरे के आवाज में जनता को संबोधित करते हुए कहा गया कि आप मुझे ताकत देने का काम करें, विरोधियों के दांत तोड़ने का काम मैं करूंगा। इससे पहले बीएमसी के एक कार्यक्रम में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 14 मई की सभा में वो कई लोगों के चेहरे से नकाब हटाएंगे। हाल के दिनों में बीजेपी ने शिवसेना के हिंदुत्व को लेकर सवाल भी खड़े किए। इसी बीच आपको सीधे हरियाणा लिए चलते हैं, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जो कई बार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ वो कहेंगे वो आपको कुछ देर में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बात मुंबई की कर लेते हैं। जिस तरीके से मुंबई में एक बार फिर से उद्धव सरकार और बीजेपी के बीच एक बार फिर से तनातनी का माहौल बन गया है। उद्धव ठाकरे ने सभा के लिए नया टीजर जारी जो किया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि कई लोगों के चेहरों से वो नकाब हटाएंगे, जिसका जवाब आज देवेंद्र फडणवीस देंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से कल जनसभा हुई, किस तरीके से इसको लेकर अहम जानकारी? देखिए मुस्कान जी, कल मुंबई के बीकेसी में शिव संपर्क अभियान के तहत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विरोधियों को जमकर लताड़ा। इस दौरान उन्होंने
भाजपा को घेरते हुए कई आक्रामक जवाब दिए। खासकर जिस तरह से महाराष्ट्र में हिंदुत्व को लेकर असली और नकली की लड़ाई चल रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि रोजगार देने और लोगों का चूल्हा जलाने का काम हमारा असली हिंदुत्व है। इस तरह की बातों के अलावा जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार सियासी हलचल तेज हुई, चाहे वो मनसे के द्वारा हो या फिर बीजेपी के द्वारा हो या फिर देश में महंगाई को लेकर हो, उन्होंने जवाब लगातार दिया और सीधे तौर पर कहा है कि हमारा काम हिंदुत्व ही नहीं है बल्कि लोगों को रोजगार देना, लोगों के परिवार को चलाना। और जिस तरह से लोग कोरोना काल के दौरान बेरोजगार हुए, उनकी जिम्मेदारी संभालना वो हमारी जिम्मेदारी है। यही हमारा असली हिंदुत्व है और हिंदुत्व को लेकर हमें बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाला साहब ठाकरे ने बताया है कि हमारा असली हिंदुत्व क्या है। ऐसे में वह बीजेपी को सीधे तौर पर बताना चाहते हैं कि अगर वह उंगली उनकी तरफ करेंगे तो वह उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। इस तरह का जो है आक्रामकता कल दिखाई दी है। जी सत्यप्रकाश, फिलहाल उन्होंने कहा था पहले भी कि मैं कई चेहरों से नकाब उठाने वाला हूं। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए इसके पहले एक सभा हुई थी, उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि आज मैं अपना नकाब निकाल के आया हूं, यानी कि मास्क निकाल के आया हूं, लेकिन आने वाले 14 मई को जब सभा होगी तो कई लोगों का मास्क निकलवाऊंगा, नकाब निकलवाऊंगा। ठीक उसी तर्ज में जैसे ही वो मंच पे आए और लगातार उन्होंने विरोधियों को धोना शुरू किया, काफी देर तक जो है महाराष्ट्र में सियासी हलचल देखी गई। लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर कहा कि एक बार फिर से शिवसेना का चीटर बम मिला है। ऐसी सभा से क्या मतलब, यानी कि आज बीजेपी की तरफ से भी एक सभा की जाने वाली है। उस सभा में का नाम है हिंदी भाषी महासभा, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और शिवसेना द्वारा लगाए गए आरोप, शिवसेना द्वारा दिए गए जवाबों का खंडन करते हुए आज जो है बीजेपी उनका करारा जवाब देने की तैयारी। ठीक है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो कई नकाब हटाएंगे, क्या कुछ उन्होंने अहम बातें विपक्ष को लेकर कही और विपक्ष का क्या जवाब? देखिए बिल्कुल विपक्ष को लेकर उन्होंने सीधे आक्रामकता दिखाई और बताया कि हमारे संयम का जो परीक्षा न ले, नहीं तो अन्यथा लोगों को जगह नहीं मिलेगी। अगर हम आग लगाएंगे तो बुझाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को लेकर लगातार जो तमाम विरोधी लड़ रहे हैं वो बेहद गलत है। इस बीच संजय राउत ने भी अपनी बातें रखते हुए कहा कि हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं और शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में हुए थे, औरंगजेब गुजरात में हुआ था। तो इस समय जो लड़ाई है कहीं न महाराष्ट्र और गुजरात के बीच है, तो ऐसे में गुजरात अपनी भाषा समझे और महाराष्ट्र अपनी भाषा समझे, अपनी मर्यादा के बारे में समझता है। ऐसे में दो दलों के बीच लड़ाने की कोशिश न की जाए, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के दौरान संभाषण दिया था, उस दौरान उन्होंने महंगाई को लेकर कोई चर्चा नहीं की, सिर्फ कोरोना की बात की, बल्कि ये कहा कि अपने अपने राज्यों में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कम करें। तो ऐसे में रोजगारों को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार में उद्धव सरकार बिल्कुल तैयार है, लोगों की जनमानस की समस्या सुनती है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को 2 बार जो है बेस्ट मुख्यमंत्री होने का अवार्ड भी मिला है। तो ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र की जनता कितना उन्हें प्यार करती है, लाड दुलार करती है। ठीक है, ये जो जनसभा थी इसमें कौन कौन शामिल हुआ और जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा गया, अब बीजेपी की ओर से क्या जवाब है और आज जनसभा कहाँ होने वाली है बीजेपी की? देखिए मुस्कान जी, जैसे ही सभा की घोषणा की गई 14 मई को दोपहर से ही तमाम सड़कों, गली मोहल्लों में शिवसेना का भगवा झंडा देखने को मिला। तमाम शिवसैनिक बीकेसी की तरफ कूच किए। माना जा रहा है कि करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और सैनिकों के संबोधन में उद्धव ठाकरे ने भी उनका धन्यवाद देते हुए कहा कि इसी तरह से संयम बनाए रखिए और आने वाले समय सैनिकों के साथ जो है महाविकास अघाड़ी सरकार खड़ी है। खासकर उन्होंने आरोप लगाते हुए मनसे को बिना नाम लिए, राज ठाकरे का बिना नाम लिए उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया। कुछ लोग हैं मुन्ना भाई की तरह एमबीबीएस जो महाराष्ट्र में एमबीबीएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुन्ना भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी यह सचेत चेतना है, वह जाग जाए। तो इस तरह का आरोप जो है लगातार और विरोधियों का जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभा के माध्यम से दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा और आज की सभा उनकी कहाँ होने जा रही है?
देखिए मुंबई के गोरेगांव नेस्को में बीजेपी की तरफ से हिंदी राजभाषी सभा का आयोजन होने वाला है, जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर बैनर पोस्टर लगाया गया है। और देवेंद्र फडणवीस ने कल शाम को यह कह दिया था कि उद्धव ठाकरे के हर सवालों का जवाब आज बीजेपी देने की तैयारी में है। तो माना जा रहा है कि आज फिर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जबरदस्त धोया है, उस पर भी कहीं न कहीं आम नागरिकों के भी जवाब आ सकते हैं, सवाल आ सकते हैं। और इसके बाद तमाम जो नेता आज बोलेंगे उस पर भी माना जा रहा है कि कड़ी जो है बातें सामने निकल के आ सकती है, क्योंकि दोनों पार्टियों में इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उनकी सत्ता काबिज हो जाए महाराष्ट्र में, शिवसेना चाहती है कि हमारी सत्ता बरकरार रहे। तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के बीच जो वाक द्वंद्व चल रहा है वो आमने सामने की अब लड़ाई हो गई। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केंद्र की बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर इस बार हिमाचल में जश्न मनाया जाएगा। उसके कार्यक्रम को लेकर सरकार में भी तैयारियां शुरू कर दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शाम को रिज मैदान का दौरा किया। आपको बता दें कि रिज मैदान पर केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे का ये प्रारंभिक निरीक्षण था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शाम को बीजेपी वर्चुअल बैठक आयोजित करेगी, जिसमें पूरे कार्यक्रम पर चर्चा होगी। इस तारीख को प्रधानमंत्री जी हिमाचल आ रहे हैं। अब दोनों चीज़ों का असेसमेंट ले रहे हैं, शिमला के मैदान का, और हमारा निमंत्रण है प्रधानमंत्री जी को कि 8 साल का कार्यकाल उनका बतौर प्रधानमंत्री पूर्ण हो रहा है। तो इस अवसर पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आप आएँ और हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी आप शुभकामनाएँ दें। और हिमाचल उनके बहुत दिल के करीब है और ऐसे में उनकी इच्छा भी है और हम उनके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से रिज मैदान का निरीक्षण किया सीएम जयराम ठाकुर ने, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी, और अब प्रधानमंत्री के आगमन पर क्या कुछ अभी तक अपडेट है? प्रधानमंत्री का जो प्रस्तावित दौरा है वो 31 मई का है, तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और अन्य मंत्रियों के साथ पिछले कल ही रिज मैदान का निरीक्षण किया, क्योंकि यहीं पर ये कार्यक्रम आयोजित होना है। और आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में भाजपा ने जो है 30,000 लोगों के जुटने का लक्ष्य रखा है। तो अभी अगर अब इस खबर में आपको ज्यादा जानकारी दूं तो 20 मई को जो एसपीजी के अधिकारी हैं वो हिमाचल में पहुंच जाएंगे और शिमला में सिक्योरिटी का जिम्मा संभाल लेंगे। और पुलिस जो है, हिमाचल प्रदेश पुलिस को भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से ये आधिकारिक जो दौरा है उसकी पुष्टि हो चुकी है, वहां से सूचना मिल चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस भी अब जो है वो सिक्योरिटी जो है वो काफी बढ़ा देगी शिमला में। और जो शिमला से सोलन है, मुशोबरा तक पुलिस की तैनाती अब 20 मई के बाद ये रोज आपको दिखेगी। यहाँ पे पुलिस की कड़ा पहरा यहाँ पे रहेगा। और अगर आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी का जो हिमाचल का ये दौरा है, ये 8 साल पूरा होने पर हिमाचल में जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि ये सारा का सारा जो भी ये प्लानिंग है, ये हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर प्रस्तावित की गई है। जी मुस्कान।
ठीक है टीना जी, फिलहाल 8 साल के कार्यक्रम, 8 साल जो हैं प्रधानमंत्री को बतौर प्रधानमंत्री पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर ये कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम किस तरीके से खास होगा, क्या कुछ इसमें अहम रहेगा? जी, इसमें मेन जो मुख्य तौर पर तो है वो जो बताया जा रहा है वो यही है कि जो केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें जो जनता तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है कि 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को क्या दिया है, हिमाचल को उससे अलग क्या मिला है। हिमाचल से जो अगर ये मैं आपको बताऊं तो विशेष तौर पर इस तरह से बनाया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो हिमाचल के जब पहले थे वो हिमाचल के प्रभारी रह चुके हैं और उनका हिमाचल से खास रिश्ता है, खास लगाव है। तो वो इसीलिए जो है 8 साल पूरा होने पर हिमाचल को उन्होंने चुना है। बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद हिमाचल को चुना है। ये जो 31 मई का जो फंक्शन है उसको यहाँ कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, इसमें जो है मुख्य तौर पर जो नजर है भाजपा की, जो बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो उनका मुख्य तौर पर संबोधन रहेगा वो आगामी चुनावों को लेकर उनका रहेगा, क्योंकि 8 साल उनके पूरे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ की जो प्रदेश सरकार है उनका जो ये कार्यकाल अभी इसी साल जो समाप्त हो रहा है, तो वो चाहेंगे कि भाजपा की जो सरकार है वो रिपीट हो यहाँ पर। इसी को लेकर उनका सारा प्लानिंग रहेगी, सारा संबोधन वो उस पर कहेंगे कि अगर केंद्र सरकार में जो सरकार भाजपा है और अगर हिमाचल में भी भाजपा की सरकार द्वारा बनती है तो विकास की रफ्तार तेज होगी और जो योजनाएं हैं केंद्र से वो ज्यादा से ज्यादा हिमाचल को मिल सकेंगी। जी ठीक है, हिमाचल की योजनाओं के बारे में यहाँ पर आंकलन पूरा किया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं फिलहाल? जी, इसको लेकर जो है भाजपा जो है पिछले कल ही जैसे मैंने आपको बताया कि तो मुख्यमंत्री ने भाजपा की वर्चुअल एक बैठक भी ली है। इसको लेकर तैयारियां भाजपा जोर शोर से कर रही है। इससे पहले जितने भी सम्मेलन हुए अभी उसको लेकर जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसको लेकर सारे जो अग्रणी इनके संगठन भी हैं उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का एक लक्ष्य रखा गया है और जो रिज पर ये बहुत बड़ा जो फंक्शन आयोजित होगा, इसमें भाजपा ने एक लक्ष्य रखा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया जाए और इसके ठीक बाद एक प्रदेश सम्मेलन भी भाजपा यहाँ पे आयोजित करेगी, जिसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह होंगे और राजनाथ सिंह होंगे, नितिन गडकरी शामिल होंगे। तो आप ये देखेंगे कि हिमाचल को फिलहाल भाजपा के जो केंद्रीय नेता हैं, के बड़े जो नेता हैं वो फिलहाल नहीं छोड़ेंगे। हिमाचल में लगातार ये दौरा जारी रहेगा जब तक चुनाव होते हैं। मतलब ये माना भी जा सकता है कि जो भाजपा की जो सरकार है वो रिपीट होने के लिए जो है वो कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को कोई मौका यहाँ पे नहीं देना चाहती है। अपने को रिपीट करने के लिए वो अभी से तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के दौरे से लेकर तमाम मंत्रियों के दौरे यहाँ पर प्रस्तावित और हो भी रहे हैं। जी नमस्कार। फिलहाल प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनके साथ कौन कौन मौजूद होगा, किस तरीके का कार्यक्रम होगा पूरा? जी, अभी तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल पहुंचेंगे। इसके अलावा अभी फिलहाल पूरी जानकारी अभी क्योंकि पूरा टूर उनका आया नहीं है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि उनके साथ अमित शाह हो सकते हैं और नितिन गडकरी भी हो सकते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी ने पहले भी हिमाचल को बड़ी सौगातें दी हैं एनएच के तौर पर, हालांकि वो भी विवादों में फंस गया था मामला। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 31 मई को जो बड़े लेवल पे जो ये कार्यक्रम होगा इसमें बड़े जो केंद्र से नेता होंगे वो आएंगे, मंत्री आएंगे और हिमाचल को फिर क्योंकि आने वाले चुनाव है तो उसको देखकर कुछ और भी यहाँ पे। ठीक है टीना जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात हिमाचल प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री के 8 साल प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम रखा जा रहा है। जरा जानकारी के लिए टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये एक तीर से दो निशाने वाली बात हो सकती है हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल मुस्कान, वही बात है, इसमें हो नहीं सकती, लेकिन वही बात है क्योंकि जो ये दौरे हैं प्रधानमंत्री के, लगातार जो प्रधानमंत्री का दौरा है, इसके अलावा आपने देखा कि पिछले कल भी बड़े नेता यहाँ मौजूद रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद थे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थे। इसके बाद जो त्रिदेव सम्मेलन होना, उनमें भी अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता मौजूद होंगे। संबित पात्रा खुद हिमाचल आकर मीडिया की, जो भाजपा की जो मीडिया की कार्यशाला है वो ले रहे हैं, वो टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष से निपटा जाए, किस तरह से मुंहतोड़ जवाब विपक्ष को दिया और किस तरह से IT सेल को मजबूत करके हिमाचल की जो सरकार की जो योजना है वो तमाम जनता तक पहुंचाई जाए। तो अगर इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री ने वो जो दौरा है उसको जोड़कर हम देख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी एक बात है क्योंकि हिमाचल को इस तरह का जो मौका है वो पहली बार इस तरह की जो केंद्र सरकार की जो 8 साल पूरे हुए हैं, इस तरह का जो कोई मौका है वो पहली बार हिमाचल को मेजबानी करने का मौका मिला है, और ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखेंगे कि ये सारा का सारा जो प्लानिंग है, जो सारे की सारी जो इनको जोड़ा जा रहा है इन कड़ियों को, वो आगामी जो नजर है भाजपा की वो विधानसभा चुनावों पर ही है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 में से एक सीट 4 जुलाई को खाली हो रही है और इस सीट से कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा राज्यसभा सांसद हैं। वहीं इस सीट के लिए 31 मई तक नामांकन किया जाना है। मौजूदा परिस्थितियों में इस सीट का इस बार बीजेपी के खाते में जाना लगभग तय है, क्योंकि उसके पास 70 में से 47 विधायकों का बहुमत है। तो विपक्ष में कांग्रेस के 19, बसपा के 2 और 1 निर्दलीय विधायक है। ऐसे में किसके भाग्य का पिटारा खुलेगा, इसको लेकर बीजेपी के अंदर लॉबिंग तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि अगले 1-2 दिन में पार्टी 6 नामों को एक पैनल पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज देगी। तो बीजेपी में राज्यसभा चुनावों को लेकर कसरत तेज हो गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में राज्यसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट खाली होने जा रही है और उसी एक सीट से प्रदीप टम्टा जो है वो राज्यसभा सांसद है। अब उनकी ये सीट खाली होने जा रही है, जिसके चलते बीजेपी में अब खलबली मच गई है। आपको बता दें कि 3 में से एक सीट खाली हो रही है 31 मई तक, जिसके लिए नामांकन करना है। और इसमें कैलाश सिंह गहतोड़ी, जिन्होंने हाल ही में चंपावत से विधायकी जीती और उसके बाद सीएम धामी को चंपावत से चुनाव लड़ाने के लिए, उन्हें सीएम बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया। उनका नाम सबसे ऊपर है और चर्चाओं में है। हो सकता है कि उन्हें बीजेपी उनकी ईमानदारी का तोहफे के रूप में उन्हें यहां से सांसद बना सकती है। इस तरीके की भी बातें सामने आ रही है। इसी बीच जिस तरीके से नामांकन का दौर जो है वो 31 तारीख तक है, अब इसको लेकर जल्द ही बीजेपी को ये डिसाइड भी करना होगा कि आखिर किसे वहां पर बतौर सांसद उनका नाम दिया जाए और नामांकन कब होगा। ये तमाम चीज़ें जो है वो अब बीजेपी में खलबली मचाए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी को अब एक और अहम फैसला लेना है। कैलाश सिंह गहतोड़ी और इसके साथ कई बड़े अहम नेता और मंत्री हैं जिनका नाम चर्चाओं में है। बता दें कि उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 में से एक सीट 4 जुलाई को खाली हो रही है और इस सीट से कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा राज्यसभा सांसद हैं।
इस सीट के लिए आपको ये भी बता दें कि 31 मई तक नामांकन किया जाना है। मौजूदा परिस्थितियों में इस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि उसके पास 70 में से 47 विधायकों का बहुमत है। तो विपक्ष में कांग्रेस के 19, बसपा के 2 और 1 निर्दलीय विधायक है। ऐसे में किसके भाग्य का पिटारा खुलेगा, इसके लिए बीजेपी के अंदर भी लॉबिंग तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि अगले 1 से 2 दिन में पार्टी 6 नामों का पैनल पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज देगी। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से एक जो सीट है वो अब 4 जुलाई को खाली हो रही है। प्रदीप टम्टा वहां से सांसद हैं, उनकी सीट खाली हो रही है, जिसके बाद अब बीजेपी में ये अब कयास शुरू हो गए हैं कि वहां से किसे एक बार फिर से किसका नाम आगे रखा जाए। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल जी मौजूद हैं। त्रिशूल जी, फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी में एक बार फिर से कयासबाजी शुरू हो गई है कि आखिर किसका नाम आगे रखा जाए राज्यसभा सीट के लिए, इसमें कैलाश सिंह गहतोड़ी जिन्होंने हाल ही में चंपावत से इस्तीफा दिया विधायकी से, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। देखिए मुस्कान, तमाम चीजों को देखना होगा। ये दूसरी बार अब सरकार बनने वाली है, उत्तराखंड बनी है उत्तराखंड में, और निश्चित रूप से राज्यसभा में किसे भेजा जाएगा अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। एक बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है कि बहुत लास्ट टाइम पर ये होता है कि चीजें निकल के सामने आती है, कि एक ऐसा नाम निकल के सामने आता है तो वो चौंकाने वाला नाम कोई भी हो सकता है। निश्चित रूप से कैलाश सिंह गहतोड़ी का नाम आगे चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि लास्ट टाइम पे भी कोई फेरबदल हो सकता है, क्योंकि सरकार नहीं बनी है। क्या पता किस तरह से इनको देखा जा रहा हो। तमाम चीजें ये होती हैं कि कौन कौन ऐसे, अभी आप देखिए जो कल जो हुआ कि विप्लव देव का इस्तीफा लिया जाता है, फिर एकदम माणिक शाह को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है। तो बहुत देखना होगा, तसल्ली रखनी होगी क्या अभी निकल के सामने आ सकता है, और भी कोई चौंकाने वाला नाम इसमें सामने है क्या। ठीक है त्रिशूल जी, इसमें अगर बात करें कैलाश सिंह गहतोड़ी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, पूर्व दायित्वधारी ज्योति गौरेला जैसे ये जो नाम है ये शामिल है। इस रेस में से कौन आपको लगता है सबसे ज्यादा बड़ा दावेदार हो सकता है? देखिए मुस्कान, मैं ये आपको बार बार ये कहना चाहूंगा कि दरअसल बीजेपी बहुत मूल्यांकन करके, हालांकि सरकार बन चुकी है, कोई किसी तरह का वहां पर अब कोई खतरा नहीं है सरकार बनने के बाद कैसे एस्टेब्लिशमेंट करना है, लेकिन जो भी राज्यसभा का सदस्य वहां से चुना जाएगा वो एक दूत के रूप में काम करेगा, जो उत्तराखंड और दिल्ली के बीच में संवाद कायम करने का काम करेगा। तो संवाद कायम करने के लिए उस मध्यस्थ की तलाश करनी होगी, जो निश्चित रूप से उस भूमिका को परिपक्व रूप से निभा सके बीजेपी में, संगठन में और सरकार में। ठीक है त्रिशूल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।